विश्व की विभिन्न फसलों के संदर्भ में आज भी ये तृतीय वर्ष के लिए हम अध्ययन करेंगे रबड़ के बारे में। रबड़ कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसका उत्पादन विश्व स्तर पर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रबड़ परिचय की बात करें तो रबड़ सबसे पहले अमेज़न बेसिन के जंगली रूप में उगने वाला एक पौधा था, जिसका महत्व किसी को नहीं पता था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही महत्व उसका पता चला, तो धीरे-धीरे उसकी उपयोगिता बढ़ने लगी। वहीं से इंग्लैंड के जो निवासी थे, इन्होंने इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो इसके उपनिवेश थे, वहाँ पर इसे बागानी कृषि या रोपण कृषि के रूप में जगह-जगह पर लगाया गया है, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड जो क्षेत्र हैं, वो प्रमुख क्षेत्र इनका रहा है। रबड़ का जो निर्माण है, उसकी बात करें तो भूमध्य रेखीय जो सदाबहार वनों के जो पेड़ हैं, उनमें से निकलने वाले जो दूध होता है, जिसे हम लेटेक्स कहा जाता है, उस लेटेक्स की सहायता से इसका उत्पादन किया जाता है। यह एक इलास्टोमर है, इसका अर्थ है कि ये बहुलर है, या अर्थात ये यहाँ पे पॉलीमर है जिसमें उच्च प्रत्यास्थता पाई जाती है, यानी इलास्टिसिटी जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है। इलास्टिसिटी का अर्थ होता है जिसको एक बार खींचने के बाद पुनः उसी रूप में वो लौट आता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो अपने आकार को पुनः प्राप्त करने का जो गुण है इसमें पाया जाता है, और इसी गुण की पहचान की और रबड़ का उत्पादन शुरू हुआ। रबड़ की उत्पादन के लिए अगर कहा जाए तो कृषि के लिए 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता रहती है, यानी ये उच्च तापमान है। अगर कहा जा सकता है कि अधिक तापमान और अधिक वर्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय फसल है, या भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इसे अत्यधिक मात्रा में लगाया जा सकता है। इसके लिए लाल लैटेराइट या चिकनी या दोमट मिट्टी जो है बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, तथा मानवीय श्रम की आवश्यकता इसमें बहुत अधिक रहती है, क्योंकि लेटेक्स को पौध से या फिर कह सकते हैं कि जो पेड़ है उस पेड़ की छाल में से छेद कर कर उसे प्राप्त करने का जो कार्य है वो मानवीय रूप में ही किया जाता है, इसलिए मानव श्रम की आवश्यकता इसमें बहुत अधिक रहती है, जिसके अभाव में इसे लेटेक्स को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ता है। इसकी कृषि जो है उसकी उपयुक्त दिशाओं की उपलब्धता के कारण ये प्रमुख जो क्षेत्र है इसका वो दक्षिण पूर्वी एशिया में ही किया जाता है, तो वहां पर आपको अधिक तापमान भी मिलेगा और अधिक वर्षा भी वहां पर मानसून एशिया के क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में रबड़ के बागान लगाए गए। आगे बढ़ता है। रबड़ का जो आदिम स्थान है यानी मुख्य स्थान है वो अमेरिका है। अमेरिका की एक आदि जाति जो है माया थी। माया सभ्यता और इंका सभ्यता के बारे में शायद आपने पढ़ा हो। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये रबड़ की गेंद वहां पर प्रचलित थी, यानी रबड़ के बारे में वो प्रचलित थे। इसके अलावा अगर बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने भी 1493 वहां के आदिवासियों को रबड़ से बनी हुई गेंदों से खेलते हुए देखा था, जिसका वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत जो है उसमें किया था। इसका आधार पर कह सकता है कि रबड़ जो है प्राचीन समय से ही विकसित था। प्राचीन काल से ही इस उपयोगी वस्तु को अभी वर्तमान में अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो पेड़ की जो छाल होती है उसमें इस प्रकार से छेद किया जाता है और उसके नीचे एक पात्र लगा दिया जाता है। उस पात्र में इसमें से निकलने वाला जो दूध होता है वो इकट्ठा होता रहता है और इसे ये कलेक्ट करके वहां पर प्रोसेसिंग में ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रबड़ के प्रकार की बात करें तो रबड़ मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, जो डायरेक्टली पौधों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन पौधों से प्राप्त करने वाले रबड़ की जो उपयोगिता या फिर कह सकते हैं कि इतना उत्पादन नहीं था कि सभी आवश्यकताओं को पूरा पूरा किया जा सकता है, तो इसी आधार पर उन्होंने कृत्रिम या संश्लेषित या जिसे सिंथेटिक रबड़ कहा जाता है उसका निर्माण भी किया जाने लगा। अब प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ पेड़ों और लताओं के रस से या लेटेक्स से बनता है। इसमें सबसे अधिक जो रबड़ है वो हेविया ब्राजीलियंस जो नाम का जो पौधा है पेड़, वहां से उससे प्राप्त किया जाता था। अमेरिका के अमेजन नदी के जंगलों में ये उगता था। फिर भारत, फिर उसके बाद जैसे कि उपनिवेश थे, उपनिवेश के आधार पर उसके भारत के त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, मालाबार, कुर्ग, सेलम, श्रीलंका में से यूरोपियन लोगों ने उगाया। जब 5 वर्ष के हो जाने के बाद जो पेड़ होता है उससे लेटेक्स यानी दूध निकलना शुरू हो जाता है और लगभग 40 वर्षों तक ये दूध निकलता रहता है। एक पेड़ से माना जाता है कि प्रति वर्ष लगभग 6 पाउंड तक रबड़ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पेड़ों की छाल जो होती है, ये जो धड़ होती है, उसको छेदने या काटने से लेटेक्स निकालते हैं, और जिसमें से शुष्क रबड़ की मात्रा यानी सूखा जो रबड़ होता है लगभग 32% उसमें पाया जाता है। बाकी का जो पानी होता है वो पानी के रूप में होता है। रबड़ का जो शीर होता है यानी जो दूध होता है उसका वजन पानी से भी हल्का होता है। रबड़ जो है लेटेक्स की प्राप्ति के लिए लेटेक्स का स्कंदन करना पड़ता है, यानी उसको धीरे से कह सकते हैं कि उसको काट कर उसको रबड़ की प्राप्ति स्कंदन की प्रोसेस के बाद में
उसको प्राप्त किया जाए, यानी वल्कनीकरण की प्रोसेस है, उसके माध्यम से रबड़ को प्राप्त किया जाता है। अब ये वल्कनीकरण या स्कंदन क्या होता है, तो उसकी जो प्राकृतिक रूप में देखा जाता है ये थर्मोप्लास्टिक है, यानी गर्मियों में मुलायम तथा चिपचिपा हो जाता है और सर्दियों में कठोर हो जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए कि सभी ऋतुओं में एक समान बना रहे, तो उसके रबड़ को कह सकते हैं कि गर्म स्टोव पर गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें सल्फर और लिथॉर्ज लेड ऑक्साइड पीबीओ मिलाने से रबड़ जैसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है, यानी उसमें कुछ मिक्स पदार्थ मिलाया जाता है जिससे हमारा वर्तमान जो रबड़ का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी ऋतु में किसी प्रकार से न तो सिकुड़ता है न फैलता है, इस प्रकार के रबड़ का प्रयोग निर्माण हो जाता है, जिसकी प्रकृति जो होती है थर्मोस्टेट या थर्मोस्टेटिक पॉलीमर जैसी होती है। और इस प्रकार को वल्कनीकरण या कह सकते हैं कि स्कंदन की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रोसेस से जुड़कर प्राकृतिक रबड़ को एक उपयोगित रबड़ के रूप में बदला जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेड़ की छाल में किस प्रकार से छेद किया जाता है, नीचे की तरफ एक लोहे का क्लिप लगा दिया जाता है और क्लिप के नीचे एक बर्तन को रख दिया जाता है। समय समय पर इन बर्तनों को खाली करके रबड़ को प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि संश्लेषित रबड़ या कृत्रिम रबड़ क्या होता है। तो रसायनशालाओं में यानी प्रयोगशालाएं जो होती हैं उनमें अनुसंधान के फलस्वरूप कृत्रिम रबड़ भी बनने लगा है। और इसमें जो कृत्रिम रबड़ होता है उसकी अपेक्षा से ये काफी उत्कृष्ट होता है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। तो विशेष जो काम होते हैं उसमें कृत्रिम रबड़ प्राकृतिक रबड़ से अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो बनता भी सीधा है और विभिन्न प्रकार से प्रकृति पर विभिन्न प्रकार के विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से सिंथेटिक रबड़ अभी वर्तमान में बनाए जाने लगा है। तो ये अपेक्षाकृत आधुनिक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले जर्मनी ने इसका निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे अन्य राष्ट्रों ने इसे अपनाया। कृत्रिम रबड़ को एलास्टोमर या एलास्टोसिन या कह सकते हैं एथेनॉइड, थायोप्लास्ट या इलास्टोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के नाम हैं। प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो थाईलैंड विश्व में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक देशों में सबसे प्रथम स्थान पर। इस देश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर विभिन्न जो छोटे छोटे किसान हैं वो रबड़ का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा दक्षिणी थाईलैंड में जहां गर्म और तर यानी आर्द्र या वेट जलवायु मिलती है, वहां पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान लगाए गए हैं। थाईलैंड विश्व की लगभग 34% रबड़ उत्पादित करने के साथ विश्व में पहले स्थान पर बना हुआ। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जावा और सुमात्रा दो द्वीप है। तो यहाँ पर बागानों के रूप में व्यापारिक फसल के रूप में इसे उगाया जाता है। ये विश्व का द्वितीय बृहत्तम रबड़ उत्पादक और निर्यातक यानी एक्सपोर्टर है। यहाँ कपास के अलावा कह सकते हैं इस प्रकार से सुमात्रा, जावा, सलीबीज, कालीमतान के साथ साथ कह सकते हैं यहाँ पर रबड़ के भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसके उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं। इस कारण यहाँ पर जो रबड़ उत्पादित होता है वो उसकी जो प्रतिस्पर्धा रहती है, यानी उसका कंपटीशन जो है वो कृत्रिम रबड़ से बहुत अधिक रहता है। और रबड़ का जो संग्रह करते हैं उनका कह सकते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार से विभिन्न समस्या यहाँ पर रबड़ की फसल को देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वो मलेशिया है। तो मलेशिया में सन 1876 में श्रीलंका से लाकर पौधों को लगाया गया था। और मलय संघ जो 64 किलोमीटर की चौड़ी में मध्य के दाह से लेकर जौहर बाहरू तक का रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो ये एक क्षेत्र है जहाँ पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो इस क्षेत्र में 300 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ पर पानी से अच्छी पानी के बहने की जो व्यवस्था है, ये पहाड़ी जो भाग है वहां पर रबड़ के बागान लगाए गए हैं। और अधिकांश जो इस प्रकार के जो बागान है वहां पर यूरोप वासियों का अधिकार है। पूर्वी भाग में पेनांग, केलांग, ट्रिंगान जो क्षेत्र है वहां पर लगभग 2% भूमि पर रबड़ के बागान लगाए गए हैं। तो कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 60% भाग पर यहाँ पर रबड़ के बागान पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मलेशिया की जो जलवायु है वो भी इसकी खेती के लिए काफी उपयुक्त है। यहाँ पर वर्ष भर ऊंचा तापमान भी रहता है, वर्षा भी बहुत अच्छी होती है, जो रबड़ के लिए काफी आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ का जो सारावाक क्षेत्र है उसमें सारावाक क्षेत्र के पश्चिमी तटीय मैदान और मलका क्षेत्र, किनवालू पर्वतीय क्षेत्र, पेराक क्षेत्र, जोहर बारू क्षेत्र और पेनांग में यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो तीन ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है। तो विश्व उत्पादन में देखें तो यहाँ पर आपका ब्राउनिश कलर में जो ज्यादा ब्लैक कलर का दिखता है वहां पर रबड़ का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो विश्व स्तर पर देखें तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ब्राजील है, अफ्रीका के अंतर्गत घाना है, नाइजीरिया क्षेत्र है। इसके अलावा भारत, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका में इसकी खेती की जाती है, यानी यहाँ पर बागान लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारत में बात करें तो भारत में प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो यहाँ पर लगभग सन 1902 में पेरियार नदी के किनारे जो उत्तरी त्रावणकोर का क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पादन शुरू हुआ था। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का शुरू करने का जो श्रेय है वो मार्क्वेस ऑफ सैलिसबरी को जाता है। ये नाम याद रखिएगा। यहाँ विश्व का लगभग 9% रबड़ उत्पादित किया जाता है। यहाँ रबड़ उत्पादन की दृष्टि से केरल का जो राज्य है केरल राज्य का क्षेत्र है कोट्याम, क्विलन तथा कोझिकोड तथा एर्नाकुलम। ये जो क्षेत्र है काफी यहाँ पर उल्लेखनीय रूप से रबड़ का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो रबड़ होता है वो छोटे छोटे बागानों में किया जाता है और छोटे छोटे किसानों के द्वारा रबड़ उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु जो राज्य है उसके मदुराई, कन्याकुमारी, नीलगिरी जिलों तथा कर्नाटक के कूर्ग, चिकमंगलुरु तथा अंडमान निकोबार से भी यहाँ पर रबड़ को प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दक्षिणी वियतनाम। तो दक्षिणी वियतनाम में कंपूचिया की सीमा से लगे हुए जो भूमि क्षेत्र है वहां पर लगभग 2.9 लाख टन रबड़ उत्पादित किया जाता है। अन्य देशों की बात करें तो लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, पाना, जायरे में रबड़ के बागान पाए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है। तथा यहाँ पर लाइबेरिया जो क्षेत्र है जो आपके अफ्रीका का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसे लाइबेरिया के नाम से जाना जाता है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अन्य देशों के अंतर्गत बात करते हैं यहाँ रबड़ के बागानों पर अमेरिकी फायरस्टोन कंपनी का अधिकार है। लाइबेरिया में लगभग कहा जाता है कि 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रबड़ के बागान पाए जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा एकल कृषि फार्म के रूप में अपनी पहचान रखता है। इसके अलावा ब्राजील की बात करें तो ब्राजील रबड़ की जो जन्मभूमि मानी जाती है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्राजील में रबड़ का उत्पादन इतना होता था कि विश्व में सबसे एकमात्र क्षेत्र था जहां पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। लेकिन 1876 में सन हेनरी कहम नाम का जो अंग्रेज था वो ब्राजील के बोयन नामक स्थान से रबड़ के लगभग 70,000 पौधे चुराकर इंग्लैंड के क्यू गार्डन में ले गया और वहां उसकी पौध तैयार करके दक्षिणी पूर्व एशिया पूर्व जो एशिया है वहां पर इसमें रबड़ के बागान लगाए, क्योंकि वह उपनिवेश प्रथा उस समय चल रही थी और उपनिवेशों में इस प्रकार के बागान लगाए जाते थे। तो इस प्रकार से रबड़ की कहानी शुरू होती है और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर आज वर्तमान में बहुत सारे रबड़ के बागान पाए जाते हैं। तो ब्राजील इसका प्रमुख क्षेत्र है, इसी से वहां पर धीरे धीरे कर सकते हैं कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में रबड़ के बागान पहुंचाए गए। ब्राजील में रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो अमेजन बेसिन यहाँ पर अधिकार रखता था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। अन्य देशों की बात करें तो श्रीलंका, चीन, कंपूचिया आदि जो क्षेत्र है वहां पर भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार के विभिन्न देशों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश जो रबड़ होता है वो देश की आवश्यकताओं की पूरा करने के बाद उसको निर्यात किया जाता है। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ जो है वह कृत्रिम रबड़ के आगे नहीं टिक पाता है। यही कारण है कि आज प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा जो कृत्रिम रबड़ है जिसे संश्लेषित रबड़ भी कहा जाता है उसका प्रयोग बहुत अधिक बढ़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राकृतिक रबड़ का जो उत्पादन है वह कृषिगत पदार्थों के समान विकासशील देशों में ही किया जाता है। इसकी खपत व उपभोग विकसित राष्ट्रों में अधिक है, यानी रबड़ का जो अधिकांश जो उपयोग किया जाता है वो विकसित देशों में किया जाता है। तो जितने भी जो विकासशील राष्ट्र हैं वो अपने यहाँ पर उत्पादित प्राकृतिक रबड़ को विश्व के विकास विकसित जो क्षेत्र है वहां पर उन्हें निर्यात कर लेते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी तो एवं जो पश्चिमी अफ्रीका के देश है, जैसे कि हम बात करें अफ्रीका और एशिया की बात करें तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कम्बोडिया कंबोडिया, वियतनाम, लाइबेरिया ये जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख रबड़ के निर्यातक देश हैं। और जब हम आयातक की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, न्यूजीलैंड तथा जापान इसके प्रमुख आयातक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये रबड़ का उत्पादन इस प्रकार से विश्व स्तर पर रहता है। सारी स्लाइड्स को मैं एक बार वापस चला देता हूँ, आप एक एक करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से रबड़ का उत्पादन होता है। तो रबड़ का परिचय, रबड़ किस प्रकार से, कहाँ पर किस प्रकार से, क्या विशेषताएं हैं, फिर किस प्रकार की भौगोलिक आवश्यकता इसे चाहिए, किस प्रकार से इसे प्राप्त किया जाता है। रबड़ के प्रकार, दो प्रकार के, प्राकृतिक रबड़, उसका वल्कनीकरण किया जाता है, इस प्रकार से उसे प्राप्त किया जाता है। फिर संश्लेषित रबड़, फिर उत्पादक क्षेत्रों का ये मैप आप अच्छी तरीके से देख लें कौन कौन से क्षेत्र हैं। याद करने की अपेक्षा अगर मैप याद हो जाए तो और भी बढ़िया है। इस प्रकार से ये दूसरे जो क्षेत्र है वहां पर उत्पादन इस प्रकार से
किया जाता है। तो इस प्रकार से रबड़ का उत्पादन पूरा होता है।